आज जो है हम एक छोटे से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जीरो वेक्टर को पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे। मैं चाहता हूं कि सब लोग उपस्थित हो जाएं, तब महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करें। जीरो वेक्टर जैसे मान लीजिए कि कोई एक ब्लॉक है। लेट अस assume that we have a block, है ना, ये ब्लॉक है। इस पर 10 न्यूटन का फोर्स F1 जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट लग रहा है। और इसी पर जो है अगर एक दूसरा फोर्स F2 अगर लगा दिया जाए 10 न्यूटन का, पश्चिम की तरफ लगा दिया जाए, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है तो बताएगा। इस ब्लॉक पर दो फोर्सेज लग रहे हैं। एक फोर्स जो है F1 10 न्यूटन का पूरब की तरफ, और एक जो है 10 न्यूटन का पश्चिम की तरफ। इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है सर? जीरो। जीरो सर, जीरो। जीरो न्यूटन फोर्स। किधर? पूरब पश्चिम, किस डायरेक्शन में? आप कह सकते हैं जब इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो सर आप किसी भी डायरेक्शन में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में माना जा सकता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन जो इच्छा करे वह ले लीजिए। और जीरो वेक्टर को दर्शाया कैसे जाता है? जीरो लेकर के इस पर ये ऐसे एरो लगा दिया जाता है। दिस इज द जीरो वेक्टर। ठीक है, ओके। जीरो वेक्टर इस तरह की स्थितियों को डील करने के लिए इस वेक्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जो पीडीएफ शीट पिछले टर्न पर आपको दी गई है उसमें जीरो वेक्टर के बारे में भी बताया गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप जीरो वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को तैयार रखिएगा। जब हम लोग अगले टर्न पर मिलेंगे तो जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज हम पूछेंगे आप लोगों से। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि जीरो वेक्टर क्या होता है। ओके, तो चलिए आज का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आगे की कोई भी फिजिक्स आप नहीं पढ़ सकते। और टॉपिक बहुत ही सरल है। अभी तक हम लोगों ने जो है एडिशन ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, एडिशन ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है। आज हम कुछ ऐसी चीज पढ़ेंगे जो एडिशन का उल्टा होगा। एडिशन का उल्टा है सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा दूसरे सेंस में हम लोग लेंगे। ओके, तो इसकी कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। अच्छा, ये यहाँ पर बताइए, ये क्या एक पैरेललोग्राम है? रत्ना बताइए, क्या यह पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है? गौरव? यस सर। ओके, और बेटा यह पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। अगर एक पैरेललोग्राम है, एक मिनट एडमिट कर दें। पी क्यू आर एस अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसकी साइड पी क्यू और क्या साइड पी एस एडजेसेंट साइड्स हैं। पी क्यू एडजेसेंट साइड्स हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स को अगर रिप्रेजेंट करें तो वहां से उनके कॉर्नर पॉइंट से गुजरने वाला जो डायगोनल है वो उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, यह अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है और यह बी वेक्टर है तो गारंटी है यह डायगोनल जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से। ओके, तो यह बात सभी बच्चे जानते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसकी मदद से हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। इतनी बात, छोटी सी बात रिवाइज मैंने किया, सभी बच्चों को क्लियर है?
Yes, sir. Yes, Sir. sir. आप लोग यस सर बोले Yes, sir. है ना, सभी लोग बोलिए, एक साथ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है बच्चों, Yes, sir. ओके। अब देखिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पर हम आते हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि हमने एक पेंडुलम ले लिया है और पेंडुलम को ले जाकर के ए पॉइंट पर छोड़ दिया, तो क्या हुआ, ओ पॉइंट की तरफ आएगा कि नहीं? Yes, sir. आएगा. Yes, sir. आएगा. हाँ बिल्कुल आएगा। ए पॉइंट पर ले जाके अगर छोड़ देंगे तो वह ओ पॉइंट की तरफ आएगा, लेकिन भैया कहीं आएगा? वो न्यूटन ने तो कहा है कि इफ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट फॉरएवर unless and until an unbalanced force is imposed on it to change its state of rest or a state of uniform motion। तो इधर की तरफ आ रहा है, यहाँ जब छोड़े हैं तो उस समय तो रेस्ट में है, तो जब अगर इसको छोड़े हैं तो ये इधर आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो फोर्स आ रहा है, अब देखिए फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है और वो आ रहा है इधर, वो आ रहा है इधर, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा। फोर्स अगर नीचे की तरफ अगर लग रहा है तो ये इधर क्यों आ रहा है? इसको तो नीचे जाना चाहिए था। आप कहेंगे सर ये रस्सी से बांधा हुआ है, ठीक है रस्सी से बांधा हुआ है, लेकिन जिधर फोर्स लगता है उधर ही वस्तु जाती है, तो वस्तु तो इधर नहीं जा रही। इसको कैसे समझाएं? चलिए ये दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण ये है, यह एक ब्लॉक है ना, ब्लॉक है, इसको एक स्लाइड पर हमने रख दिया। तो जब स्लाइड पर रख दिया है तो इसका वजन m इंटू जी जो होगा, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m क्या है? मास है। तो m इंटू जी जो है, स्लाइड का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि स्लाइड ये ऐसे जाता है, वो नीचे नहीं जाता है। जो वजन है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन ये स्लाइड इधर की तरफ जा रहा है। यहाँ ले जाकर के अगर छोड़ दें तो इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, despite of that it is moving in this direction, ठीक है, despite of that it is moving in this direction, okay। तो ये कैसे हो रहा? तो इसको समझने के लिए हमें एक धमाकेदार टॉपिक पढ़ना है जो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, लेकिन बिना इसकी जानकारी के फिजिक्स पढ़ना बेकार हो जाए, ठीक है। तो वह है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ओके। तो यहां पर देखिए, अगर इस स्ट्रेट लाइन को अगर आगे बढ़ा दें और इस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां से एक लाइन ऐसे खींच दें, और देखिए इसके वर्टेक्स से, इस mg वेक्टर के वर्टेक्स से एक लाइन यहाँ पर ये ऐसे पैरेलल खींच दिया जाए, और यहाँ पर ये अगर ये ऐसे पैरेलल अगर खींच दिया जाए, तो देखिए यह mg वेक्टर है। क्या है? mg वेक्टर है। तो इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि यह f1 वेक्टर है और दिस वन इज द f2 वेक्टर। तो क्या पैरेललोग्राम, ये तो पैरेललोग्राम बन गया गौरव? यस सर, बन गया पैरेललोग्राम। दिखाई दे रहा है ना बेटा? यस सर, यस। यह एक पैरेललोग्राम हमने अपने मन से बनाया, मतलब इस तरीके से बना सकते हैं, वो तो हम किसी भी तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो और इधर एक वेक्टर माना और यह एक वेक्टर माना, तो यह पैरेललोग्राम है, तो गारंटी है यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर बराबर यह वेक्टर होगा, mg वेक्टर। यस सर। आप कह सकते हैं कि यह फोर्स जो है mg नाम का फोर्स जो ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, हम इस mg वेक्टर को लिख सकते हैं सम ऑफ टू अदर वेक्टर्स, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। और f2 वेक्टर क्या कर रहा है? रस्सी को खींच रहा है, ऐसे ऐसे खींच रहा है, तो रस्सी में एक टेंशन नाम का फोर्स जनरेट हो जाएगा। रस्सी में जैसे एक स्प्रिंग को अगर ऐसे खींचेंगे तो स्प्रिंग आपको अंदर की तरफ खींचती है ना भैया? यस सर।
उसी तरह से बेटा ये F2 वाला जो है हिस्सा इधर खींच रहा है तो रस्सी में तनाव आ जा रहा है, तो रस्सी इधर खींच रही है तो T और F2 दोनों कैंसिल कर जाए। लेकिन इस F1 फोर्स को कैंसिल करने वाला कोई फोर्स है नहीं, तो ये F1 फोर्स इस बॉल को क्या कर रहा है, इधर की तरफ घसीटना चालू कर दे रहा है। ठीक है, तो इस बॉल के इधर आने की घटना को हम समझा सकते हैं यदि mg वेक्टर जो इसका वजन है, भार है, वेट है इस बॉब का, उस वेक्टर को दो वेक्टर्स के सम के रूप में लिख दें। मतलब हमको ओरिजिनली जो है mg वेक्टर मालूम था, we were aware of mg vector in original, but we are writing this mg vector as the sum of f1 vector and f2 vector। ठीक है, ओके, यानी mg वेक्टर इज इक्वल f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर। तो यहाँ एक दिए हुए वेक्टर को दो वेक्टर के सम के रूप में हम लिख रहे हैं, तो इसी घटना को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। राइटिंग a given vector as a sum of two or more than two vectors is called the resolution of vector। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। ओके, अच्छा पीछे जब मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको दिखाया है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने देखा पहले ए वेक्टर लिया और यहाँ बी वेक्टर लिया, तो हमने कहा कि यह रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम है, तो यह रिजल्टेंट है। इन दो का रिजल्टेंट है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट है। तो आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं आपका क्या हूं? सर टीचर। टीचर है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? तो रिलेशनशिप मतलब अगर आप मेरे कुछ हैं तो मैं भी आपका कुछ हूं, है ना। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का यह रिजल्टेंट वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का यह जो है रिजल्टेंट वेक्टर है ना। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यह ए और बी जो है आर के क्या है? ए और बी आर के क्या हैं? ए और बी आर के कंपोनेंट्स हैं। क्या हैं? व्हाइट बोर्ड दिखाई। कंपोनेंट्स हैं। ये जो आर वेक्टर है वह ए वेक्टर और बी वेक्टर के कंपोनेंट्स। ओके, यह जो है ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर के कंपोनेंट्स, और आर वेक्टर क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट और कंपोनेंट का मतलब आप लोग समझ गए भैया? यस सर। ओके, रिजल्टेंट का मतलब कि सम। सर फिर से बता दीजिए सर। हाँ बोलो बेटा फिर से। सर फिर से बता दीजिए। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। सर फिर से बता दीजिए। अच्छा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था वीडियो। फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यह ए वेक्टर है और यह बी वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर बराबर क्या हो गया? यह वेक्टर हो जाएगा। तो यह वेक्टर जो है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो आर वेक्टर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या है? रिजल्टेंट है। क्या है? रिजल्टेंट है। ओके, आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर आर के क्या है? आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपका टीचर हूं,
उसी तरह से अगर आर ए और बी का रिजल्टेंट है तो ए और बी जो है आर की क्या है, कंपोनेंट। Sir, component. Yes. So A is the component of R vector and B is the component of R vector. Component मतलब हिस्सा, है ना। जैसे एक पेन है तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, रिफिल है, बॉडी ऑफ द पेन है, कैप है ना। तो ये उसके कंपोनेंट्स। तो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। प्रज्वल आगे, मैं दिखाई दे रहा हूँ बेटा। नो सर, सर स्क्रीन नहीं दिख रही, आप भी नहीं दिख रहे। और सर नहीं दिख रहे सर। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, हो, है ना। अब No, sir. Sir, दिख रहा है अब। नो सर, सर नहीं दिख रहे। तो ये तो नेट की समस्या है बेटा। कहीं दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं। गौरव, आपको हम दिख रहे हैं? नो सर। ओके, तो जो मैंने आपको समझाया है उतनी बात आपको समझ में आई है? यस सर, वो बात हमने बस आपको ये बताया है कि पिछले टर्म पर जो है दो वेक्टर्स का सम निकाला, मैंने बताया था। ए वेक्टर मालूम है और बी वेक्टर मालूम है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से उनका सम निकाल सकते हैं, या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से उनका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और उसका सम जो है आर वेक्टर है, तो हम कहेंगे कि आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ए वेक्टर और बी वेक्टर को बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। तो यहां पर बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या होगा, राइटिंग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है। आप लोग हेडिंग लिखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आप लोग हेडिंग लिखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लिख लिया? यस सर। इसमें लिखिए द प्रोसेस the process of writing a given vector, the process of writing a given vector as the sum of two or more than two vectors is called resolution of the vector, is called the resolution of the vector, is called the resolution of the vector। ठीक है, फिर नीचे जरा सा डायग्राम बना लीजिए, वो वही पैरेललोग्राम वाला डायग्राम बना लीजिए, पैरेललोग्राम वाला डायग्राम बना लेना है आपको। यह ए वेक्टर कह लीजिए एंड दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर यह आर वेक्टर है। ओके, तो आर वेक्टर क्या है,
आर वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग आर वेक्टर को लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ करके आर लाना होता तो मैं लिखता क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, यानी आर वेक्टर दिया गया है, हम उसको दो वेक्टर्स के सम के रूप में तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना बना लीजिए, तो आगे का मैं लिखवाता हूँ। ये चीज बना लीजिए बेटा, तो इसके आगे का मैं बताता हूँ। बना दिए सर। ठीक है, तो बेटा नीचे लिखिए, इन द figure we have resolved r vector into its component vectors a vector and b vector, a vector and b vector, a vector and b vector। लिख लिए सर। हाँ लिखिए, a vector and b vector are the components of r vector। A vector and b vector are the components of r vector। ठीक है, हो गया बेटा? हो गया Yes, सर। sir. ओके, तो क्या जो है, या तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का बड़ा सरल सा मतलब है, राइटिंग ए गिवन वेक्टर एज अ सम ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। अब यहाँ पर देखिए, स्लाइड पर इस ब्लॉक को रखा गया है, यह नीचे क्यों आता है उसको हम समझा देते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की मदद से। यहाँ पर देखिए mg मतलब वेट ऑफ द ब्लॉक। वेट जो है एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेट ऑफ द ब्लॉक इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर अगर तल के पैरेलल एक लाइन मैंने खींच दिया और तल के नॉर्मल होता परपेंडिकुलर दूसरी लाइन खींच दिया, और यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, तो mg वेक्टर को हम लिख सकते हैं दिस वन एज द f1 वेक्टर एंड दिस वन एज द f2 वेक्टर। बोलिए, यहाँ पैरेललोग्राम ये बन गया, और हमने ये जो पैरेललोग्राम बनाया है तो उसका ये डायगोनल हो गया, दिया गया वेक्टर डायगोनल हो गया, और यह अगर साइड f1 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह f2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि mg वेक्टर is equal to f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर, कह सकते हैं। ठीक है, mg वेक्टर is equal to f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर। ठीक है, तो देखिए दिए हुए वेक्टर को हमने क्या किया, दो वेक्टर के सम के रूप में लिख लिया बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो f1 वेक्टर is the component of mg vector along the slide and f2 vector is the component of mg vector normal to the slide, मतलब perpendicular to the slide। अब ये वाला कंपोनेंट इसको दबाएगा, every action has got equal and opposite reaction, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ऐड करेगा ब्लॉक पर, लेकिन इस वाले कंपोनेंट को कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, ब्लॉक पर अपना असर दिखाएगा और ब्लॉक सरकने लगेगा। अब तो यह बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब ब्लॉक को आपने स्लाइड के ऊपर रखा है तो स्लाइड करके नीचे क्यों जा रहा है, जबकि बल नेट बल तो इधर की तरफ लग रहा है। तो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं कि इस वेक्टर को दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर लिख सकते हैं,
इस फोर्स को यह फोर्स प्लस यह फोर्स लिख सकते हैं, है ना। दिस फोर्स इज इक्वल टू F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स लिखा जा सकता है। ओके, और जब हमने लिख दिया तो भैया ये समझाना बड़ा आसान हो गया। यह फोर्स दबा रहा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर ऐड कर रहा है, लेकिन इस फोर्स F2 फोर्स को कोई कैंसिल ही नहीं करने वाला है, ये क्या कर रहा है, इसको स्लाइड करवाने लग रहा है। इस भौतिक घटना को, इस रियल लाइफ फिनोमेना को हम समझा ले जा रहे हैं जब हम यह मान रहे हैं कि हम एक वेक्टर को दो वेक्टर के सम के रूप में लिख सकते हैं। आइए एक और बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण आपको मैं दिखाता हूं, बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण। यहाँ पर मान लीजिए कि यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। एक्चुअली हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दिस वन इज द x एक्सिस एंड दिस वन इज द y एक्सिस। और यहाँ पर से कोई पत्थर अगर फेंके तो क्या होगा, बताइए। पत्थर फेंकेंगे तो कहां, सीधे चला जाएगा? हर्ष बोलो, क्या ये पत्थर अगर ऐसे फेंके तो ये सीधे चला जाएगा? नो सर, क्या होगा इसका? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये जो है ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ये सीधे नहीं जाएगा। भले आपने फेंका है ऐसे, निश्चित रूप से आपने फेंका है ऐसे, लेकिन ये जाएगा ऐसे। तो यह इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर है, ठीक है। अब इसको हम दो वेक्टर के सम के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ अगर बनाया जाए, पैरेललोग्राम बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यह इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है, जो भी वेलोसिटी इनिशियल किसी पॉइंट पर वेलोसिटी ले लीजिए तो ये वेलोसिटी वेक्टर है। इसको आप लिख सकते हैं ux वेक्टर और दिस कैन बी रिटन एज uy वेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यह वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं यह वेलोसिटी प्लस यह वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस एंड द वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। तो वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस ये इसको कहां ले जा रहा है, इधर ले जा रहा है, और वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस किधर ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है। लेकिन दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मतलब एक साथ। जैसे मान लीजिए कि वो अगर यहाँ पर आया है तो आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, इस डायरेक्शन में इतना गया और इस डायरेक्शन में इतना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे क्यों जा रहा है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो यह वाला वेलोसिटी क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, लेकिन यह वाला वेलोसिटी नहीं प्रभावित होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए देखिए टॉप पर जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे क्यों हो रहा है, जबकि फेंके हैं ऐसे, तो ये ऐसे क्यों जा रहा है, ऐसे दो कारणों से जा रहा है। पहला तो ये जो दो वेलोसिटी उसके दो हिस्से हम तोड़ लेंगे। इस हिस्से को ग्रेविटी प्रभावित करे तो ये किसी सिक्के को अगर उछाले तो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो यह कंपोनेंट ऊपर ले जा रहा है और फिर नीचे ले आ रहा है, और साथ ही साथ यह कंपोनेंट क्या इसको इधर घसीट के ले जा रहा है। तो ना तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, ना इकट्ठे इधर जा रहा है, बल्कि ये ऐसे जा रहा है। तो दिस इज द मैजिक ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। बेटा इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूं, आप लोग फिर से थोड़ा देर में ज्वाइन करिए, 35 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। ओके बेटा, यस सर। ओके बेटा, मैं एंड कर रहा हूं। तो अभी तक हमने क्या बताया, बहुत सरल सी चीज मैंने बताई आपको कि writing a given vector as the sum of two or more than two vectors is called the resolution of vector, ठीक है। ओके, ये कॉन्सेप्ट वाइज ठीक है। अब इसमें कुछ समस्याएं, क्या समस्या है? समस्या नंबर 1 ये है कि अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर मैंने दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने ए वेक्टर दिया या मान लो पी वेक्टर मैंने दिया, ठीक है। दिस इज द पी वेक्टर। सबको दिखाई दे रहा बच्चों? यस सर। ओके, यस सर। मान लीजिए कि यह पी वेक्टर मैंने दिया,
और आपको मैंने दिया कि इसको रिजॉल्व करो। रिजॉल्व करने का मतलब क्या है, तोड़ो, दो या दो से ज्यादा में। चलो मैंने दिया दो ही में तोड़ो भाई, दो से ज्यादा नहीं कहा, दो में ही तोड़ना है। ठीक है, तो सुधांशु ने क्या किया, सुधांशु ने कहा कि सर ये लीजिए, दिस इज 1 मिनट जॉब, ये ऐसे कर दीजिए और ये ऐसे करके ट्रायंगल बना दीजिए और इस पर वेक्टर मार्क कर दीजिए, वेक्टर मार्क कर दीजिए और इसको ए वेक्टर लिख दीजिए और इसको बी वेक्टर लिख दीजिए। तो देखिए ट्रायंगल लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर हो जाएगा। So I can write what? P vector is equal to A vector plus B vector. हम लिख सकते हैं A vector plus B vector, हम लिख सकते हैं P vector is equal to A vector plus B vector। तो जो है यह काम जो है सुधांशु ने कर दिया कि P वेक्टर को उन्होंने लिख दिया दो वेक्टर के सम के रूप, A वेक्टर प्लस B वेक्टर के रूप में, सम के रूप में लिख दिया। ठीक है, मान लो रत्ना को यही समस्या दिया गया है, दोनों अलग अलग बैठे हैं कि इस P वेक्टर को दो वेक्टर के सम के रूप में लिखिए। तो रत्ना ने क्या किया, रत्ना ने ये ऐसे बनाया और ये ऐसे ऐसे कर दिया, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया और ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। रत्ना ने कहा कि हमारा ये x वेक्टर है और यह y वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ के अनुसार दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। So I can write P vector is equal to x vector plus y vector। ठीक है, रत्ना ने दूसरे ढंग से इसको तोड़ा, मतलब इस वेक्टर को दो वेक्टर के सम के रूप में जो है दूसरे ढंग से कर दिया और सुधांशु ने जो है दूसरे ढंग से कर दिया। कौन सही है कौन गलत है, क्या दोनों सही है क्या दोनों गलत है? Which option will you go for? दोनों सही है। सर दोनों सही है। दोनों सही है, बिल्कुल सही है। समस्या यही है, दोनों सही है और दोनों झगड़ जाएंगे कि या नहीं मेरा ही सही है ना, ये हो सकता है। ठीक है, ओके, तो हम दोनों को सही कहें, दोनों सही है क्योंकि दोनों ने क्या किया है कि एक दिए हुए वेक्टर को दो वेक्टर के सम के रूप में लिखा है। ठीक है, और प्रज्वल को दिया गया तो प्रज्वल ने तो गजब ही कर दिया। प्रज्वल ने कहा कि सर ये ऐसे करिए, ये ऐसे कीजिए और यह ऐसे कीजिए, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। प्रज्वल ने क्या किया, पी वेक्टर में पॉलीगॉन रूल लगा दिया। P वेक्टर इज इक्वल, मान लीजिए यह M वेक्टर, यह N वेक्टर और यह L वेक्टर कर दिया। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज प्लस दिस वेक्टर। सो P वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर प्लस N वेक्टर प्लस L वेक्टर, तीन वेक्टर के सम के रूप में लिख दिया। ठीक है, M वेक्टर प्लस N वेक्टर प्लस L वेक्टर के सम के रूप में लिख दिया। और प्रज्वल का कहना है पॉलीगॉन लॉ से, तो मैं बिल्कुल सही। लेकिन प्रज्वल भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रज्वल इज आल्सो ओके। लेकिन प्रज्वल ने रत्ना और जो है सुधांशु की तुलना में एडिशनल काम क्या कर दिया, उन्होंने ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि किस लॉ का इस्तेमाल किया, पॉलीगन लॉ। सर पॉलीगन लॉ का, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल किया भैया। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इन्होंने क्या किया, पी वेक्टर के तीन कंपोनेंट बता दिए। वन कंपोनेंट इज दिस डायरेक्शन, अदर कंपोनेंट इज दिस डायरेक्शन एंड द थर्ड कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तीन कंपोनेंट कर दिया और कोई चाहे तो 13 कंपोनेंट के सम के रूप में भी लिख सकता है, ऐसे 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 घुमा करके। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर को अगर हम कहें कि रिजॉल्व करके तोड़ करके दो या दो से ज्यादा के सम के रूप में लिखिए तो केवल एक ही तरीका उपलब्ध नहीं है, देयर आर सो मेनी वेज, देयर इज नो यूनिक वे। कोई ये नहीं कह सकता कि यह द्वितीय तरीका है, यही एक तरीका है और किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये यूनिक नहीं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे तोड़ते हो, कैसे उसको दो या दो से ज्यादा वेक्टर के सम के रूप में। ठीक है, तो ये एक यूनिक तरीका नहीं है। ठीक है, तो यह जो चीज मैंने आपको बताया है कि एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर के सम के रूप में लिखना, यह कोई मतलब बहुत फायदेमंद नहीं।
ये बहुत ही फायदेमंद नहीं है, लेकिन आइडिया वाइज बहुत जबरदस्त चीज है कि हम लिख सकते हैं एक दिए हुए वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर के सम के रूप में लिख सकते हैं। आइडिया वाइज इट्स वेरी गुड। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक में चेंज करेंगे। अब हम लोग आइडिया में थोड़ा सा इसमें जो थोड़ा सा चेंज करेंगे टॉपिक में, अब हम लोग लिखेंगे रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, सब लोग हेडिंग लिख लो, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। लिख लिया भैया? यस सर। ओके, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। इसमें लिखिए द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग। लिखिए द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग or resolving the process of splitting or resolving the process of splitting or resolving a vector, the process of splitting or resolving a vector into two components, two or three components, which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other is called rectangular resolution, is called the rectangular resolution, is called the rectangular resolution is called the rectangular resolution of the given vector, is called the rectangular resolution of the given vector। सब लोग लिख लिए भैया? यस Yes, सर। ओके, अब जरा सा ये डायग्राम बनाइए। ये एक्स एक्सिस है, एक्स ओ और ये वाई, दिस वन इज द एक्स वाई, और यहाँ ये वेक्टर बनाइए। ओके सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर अगर ऐसे ड्रॉप कर दिया जाए और यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर दिया जाए, ठीक है, इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। इसको अगर हम ए एक्स वेक्टर अगर बोले और इसको अगर हम ए वाई वेक्टर बोले,
तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। किस लॉ से? रत्ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अच्छा बताइए, ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर में क्या खासियत है? सर ये परपेंडिकुलर है। यस, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर को हम ए वेक्टर का कंपोनेंट्स बोल सकते हैं क्या? यस सर। one along the x axis and the other along the y एक्सिस। y axis। That's great। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मतलब बस सुधार किया है, रेजोल्यूशन तो कर रहे हैं लेकिन जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का रखना है। तो जब हम ऐसा कंपोनेंट्स निकालते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, एक मिनट बेटा। तो मैं समझता हूं कि रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब समझ गए। ये रेक्टेंगुलर, इस प्रक्रिया का नाम है रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन, और ये जो कंपोनेंट्स कहलाते हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए हियर we have a vector is written as what? A vector is equal to ax vector plus ay vector। ठीक है, a vector is equal to ax vector plus ay vector। okay, we see that ax vector is perpendicular to ay vector। ठीक है, here ax vector and ay vector are the components of a vector along x axis and y axis respectively। ठीक है, x axis and y axis respectively। ठीक है, are the components of a vector along x axis and y axis respectively। अब इसलिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। such components are called rectangular components। Such components are called rectangular components, and the process is called the rectangular resolution of a vector is called the rectangular resolution of a vector। इस प्रोसेस का नाम है रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ओके। अब जानते हैं कि अगर ए वेक्टर हमारे पास है तो ए का क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो अगर ए एक्स वेक्टर अगर हमारे पास है तो ए एक्स का क्या मतलब होगा? ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वाई वेक्टर अगर हमारे पास है तो ए वाई का क्या मतलब होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई वेक्टर। ठीक है, ओके। तो यह अगर ए एक्स वेक्टर है तो इसकी लंबाई ए एक्स से दर्शाई जाएगी।
अगर यह ए वाई वेक्टर है तो इसकी लंबाई ए वाई से दर्शाई जाएगी, और अगर यह ए वेक्टर है तो इसकी लंबाई ए से दर्शाई जाएगी। यह मान लीजिए पॉइंट P है, यह पॉइंट Q है और यह पॉइंट R है। ठीक है, तो क्या OPQ जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट angled triangle OPQ, we have, what do we have? OQ square is equal to OP square plus PQ square। और OQ क्या है? OQ जो है A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो इसको A स्क्वायर कर सकते हैं। OP क्या है? वो AX वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो दिस इज AX स्क्वायर प्लस PQ क्या है? PQ जो है PQ AY के बराबर होगा तो AY स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर A इज इक्वल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। दिस इज वन फार्मूला। कहने का मतलब यह है कि इस फार्मूले से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? अगर ए वेक्टर के कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड अगर मालूम हो तो हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर ए वेक्टर के कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड अगर मुझे मालूम है तो हम ए वेक्टर को निकाल सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। Yes, sir. मान लेते हैं क्षण भर के लिए कि ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो हम tan थीटा निकालें। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने सभी बच्चों? नो सर, लिख रहे 2 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट समय दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। Done, sir. ओके बेटा, Okay, sir. ओके बेटा, सर हो गया। ठीक है। अन्य लोगों का? हो गया, sir. Yes, sir. अब आगे लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो PQ बाय OP हो जाएगा। दिस इज PQ बाय OP हो जाएगा। ठीक है, और PQ क्या है? PQ जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है AX, और OP क्या है? OP सॉरी ये गलत लिख दिया नहीं, ठीक है, PQ AY होगा, PQ जो होगा AY होगा। ये देखिए PQ जो होगा ये AY के बराबर, यह साइड और यह साइड बराबर है PQ, तो AY OP इज इक्वल टू AX होगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू AY बाय AX। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ AY बाय AX। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ AY बाय AX हो जाएगा। मतलब अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अगर मैग्नीट्यूड अगर मालूम है तो बता सकते हैं कि जो ए वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो किस दिशा में है, उसका दिशा भी बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है। क्योंकि ए वाई मालूम है, ए एक्स मालूम है, तो tan इनवर्स ऑफ ए वाई बाई एक्स भी पता किया जा सकता है। ठीक है, तो थीटा भी निकाला जा सकता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया। क्यों हम रेजोल्यूशन से रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन पर आए? क्यों हम रेजोल्यूशन से रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन पर आए हैं? आइए यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकालते हैं। ठीक है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है PQ और हाइपोटेन्यूज है OQ। तो PQ जो है AY के बराबर है, AY के बराबर है, और OQ क्या है?
हाँ OQ जो है A के बराबर है, ये रिजल्ट है। तो इसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, AY इज इक्वल टू A इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज ये हमको महत्वपूर्ण मिला। और कॉस थीटा अगर निकालिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है ओपी, बेस है ओपी और हाइपोटेन्यूज है ओक्यू। ओक्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू ओपी बाय ओक्यू। और ओपी क्या है, ए एक्स है। ओपी क्या है, ए एक्स है। और ओक्यू क्या है, ओक्यू जो है ए है। तो इसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स को यही रहने दीजिए, ए को यहाँ पर ले जाइए, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहीं पर सारा जादू मिलेगा, सारा जादू इस वाले फॉर्मूले में। इस वाले को बेटा पहला बोल दो, इस वाले को दूसरा बोल दो इक्वेशन, इस वाले को तीसरा बोल दिया जाए और इस वाले को चौथा बोल दिया जाए। नंबरिंग कर दीजिए, ax इज इक्वल टू a cos थीटा। मतलब ax क्या है, a वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ay क्या है, a वेक्टर का y एक्सिस के अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है, ax भी मैग्नीट्यूड है और ay भी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहां पर अगर थीटा अगर 90 डिग्री ले लिया जाए, है ना, से एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, तो रखिए रखिए ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन 90 डिग्री, और साइन 91 होता है तो ए हो जाएगा। और ए एक्स क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू a cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री जीरो होता है तो जीरो इंटू a क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ay इज इक्वल टू a हुआ और ax इज इक्वल टू जीरो हुआ। थीटा 90 होने का क्या मतलब, थीटा 90 होगा तो यह वेक्टर किधर की तरफ ऐड करेगा, y एक्सिस के अलांग ऐड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ay इज इक्वल टू a हो जा रहा है। अच्छा, जब यह इधर की तरफ ऐड कर रहा है तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाला जा रहा है एक्स एक्सिस के अलांग पर, तो ax बराबर कितना आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। ठीक है, ओके, ax इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, मतलब अगर कोई वेक्टर अगर ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर उसका कंपोनेंट अगर निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर कोई वेक्टर अगर ऐसे है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है उसका कंपोनेंट निकालोगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है, ओके, तो मतलब कोई भी वेक्टर अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं देगा। इसका मतलब क्या है फिजिक्स में, मतलब क्या है इसका फिजिक्स में, मतलब है कि इधर जो वेक्टर ऐड कर रहा है उसका इधर कोई असर नहीं होगा, और इधर जो वेक्टर ऐड कर रहा है उसका उससे 90 डिग्री पर इधर कोई असर नहीं होगा। तो जब आप इस a वेक्टर को लिख रहे हो ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, और ax वेक्टर और ay वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ax जो कंपोनेंट है और ay जो कंपोनेंट है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि इसका कंपोनेंट, इसका अगर तोड़ इधर निकालोगे तो जीरो आएगा और इसका तोड़ इधर निकालोगे तो जीरो आएगा। ठीक है, ओके, तो जरा नीचे लिखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। सब लोग समझ रहे हैं भैया? Yes, sir. Yes, sir. इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट, the rectangular resolution of a vector is important because of the fact
is important because of the fact the rectangular just a minute, because of the fact that rectangular components, मतलब perpendicular components, rectangular components are independent of each other, that is they do not affect each other, ठीक है, हो गया। बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। तो समझिए कि अगर एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के रूप में अगर आपने तोड़ा है तो क्या होगा, यह वाला कंपोनेंट जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है उसका असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा और इस हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट का असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, दे विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यही चीज क्या करेगी भविष्य में एक जादुई चीज आपको देगी, और वह जादुई चीज ये है कि वेक्टर अलजेब्रा को आप सिंपल अलजेब्रा में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे सिंपल अलजेब्रा 3 + 2 = 5 करते हैं, उसी तरीके से वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग सिंपल अलजेब्रा में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, नीचे लिखे दिस फैक्ट कन्वर्ट्स, आगे करके दिखाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। दिस फैक्ट कन्वर्ट्स वेक्टर अलजेब्रा, this fact converts vector algebra into simple algebra, ठीक है। इसके बाद अगले टर्न पे पढ़ा जाएगा बच्चों। आज मीटिंग यहीं एंड कर दें? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो इसको पढ़ Yes, लीजिएगा। sir. ये जो टॉपिक पढ़ाया गया बहुत 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 महत्वपूर्ण पढ़ाया गया है। इसको मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी साइड बुक से और एनसीईआरटी दोनों को मिला करके पढ़िए। पहले एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, फिर किसी साइड बुक से पढ़ लीजिए। आप लोगों के पास साइड बुक्स कौन कौन सी हैं? Sir, GRB है। ठीक, और रत्ना आप? Acid Alola. हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छी किताब है। और सर मेरे पास प्रदीप की है। वो एक्सीलेंट बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि पहले एनसीईआरटी से पढ़िए, फिर उसके बाद जो है जो भी साइड बुक है, वो जितनी बुक्स का आपने नाम लिया वो बहुत बेहतरीन किताबें हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं, तो उसे पढ़िए, है ना। और उसे इसके बाद जब मैं बताऊंगा कि कैसे वेक्टर अलजेब्रा सिंपल अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके महत्व को आप लोग समझ पाएंगे।